महीने में जितनी मेहनत कर लोगे ना उतना फायदा है, क्योंकि उसके बाद अगर ये वैकेंसी हाथ से निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। डेली क्लास टेस्ट होंगे, प्री एज वेल एज मेंस, और मेंस के आंसर शीट चेक होकर मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो कचरे में चले गए, नहीं, आंसर शीट चेक होकर मिलेगी, प्रॉपर रिव्यू मिलेंगे। क्योंकि हमारे लिए जो हमारे बच्चे ना वो भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर हमने भी उनको भीड़ बना दिया तो भीड़ में रह जाएंगे बेचारे। इसलिए बच्चों के लिए इंडिविजुअल मेंटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, रेगुलर वो प्रोग्रेस को जो ट्रैक करेंगे और बच्चों को कोई भी इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा, रादर देन एक भीड़ का हिस्सा माना जाएगा। और इस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि भैया अगर आप आरजेएस के किसी दूसरी जुडिशरी एग्जाम के सिंसियर कैंडिडेट हो तो आपको एपीओ के लिए अलग से कुछ एफर्ट करनी है प्री के लिए। सीधे मेंस के लिए पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ प्री छोड़ो, मेंस के लिए पढ़ो। और अगर आपको डर लग रहा है ना प्री के लिए कि यार मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, और आप जुडिशरी एस्पिरेंट मान दो खुद को, तो आज से मानना बंद कर दो, है ना। और वो क्यों? क्योंकि अभी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा सीधे पढ़ो मेंस के लिए। हाँ, प्री से 15-20 दिन पहले प्री ओरिएंटेड कुछ चीजें कर लो। जैसे जब से आरपीएससी एपीओ की वैकेंसी है ना, बच्चों में मतलब अलग ही माहौल बना हुआ है। सबको ये मतलब उम्मीद है कि हम इस एग्जाम को कैसे भी करके क्लियर कर लें और हमारा जो गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाए। और गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी वैसी नहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, मतलब इतनी ये अच्छी वैकेंसीज है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 371, मतलब बम्पर वैकेंसी, इतनी आती ही नहीं है कभी। और ट्रस्ट मी, अगर इस वैकेंसी को आपने क्रैक कर लिया ना तो आपके आने वाली बहुत सारी जो अड़चन है ना वो भी दूर हो जाएगी। कैसे होगी ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसीज अच्छी क्यों हैं? प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, सोशली, ये सारी चीजें डिस्कस होगी। और सबसे जरूरी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसी चीज का लग रहा है कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था ना, सिर्फ 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 181 सीट्स। तो बच्चों में डर है कि कैसे हम प्रिपेयर करें कि इस बार हमारा नाम आ जाए उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। और अगर आपने वीडियो एक बार ध्यान से देख लिया ना तसल्ली के साथ, तो फिर आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और किसी भी तरीके से कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं। सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होते ना, कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट हो डाल देना, हमारी टीम रिप्लाई जरूर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप सारी उलझनों को साइड में रखकर फाइनली प्रिपरेशन में लग जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि जितने भी मुझे लगता है कि आपके मन में डाउट होंगे उन सभी को मैं यहाँ पर रिजॉल्व करूंगा। सभी डाउट्स को अच्छे से एड्रेस करके रिजॉल्व करवाने वाला हूँ। फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आपकी है, एग्जाम आपका है, जॉब भी आपकी होगी और लाइफ भी आपकी होगी। तो हमारी कोशिश बस ये है कि हम आपको सपोर्ट कर पाए। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आया है उसमें किस तरीके से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, टोटल जो वैकेंसी 371 वैकेंसी है, ये कैटेगरी वाइज ये बाइफिकेशन है। जनरल कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 130 सीट्स हैं। एससी की 29, एसटी के लिए 34, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 53, मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 4, देन ईडब्ल्यूएस के लिए 25 टोटल सीट्स आपके लिए आई हैं। क्वालिफिकेशन, ये सबसे बड़ा इशू है बच्चों के लिए कि सर क्वालिफिकेशन का क्या करें, कि फ्रेशर ही एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ लॉ डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए यहाँ पर जो लॉ डिग्री मांगी गई है ना, वो मांगी गई जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तब आपके पास क्या होनी चाहिए? वो लॉ की डिग्री होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात ये है। तो अब देखो, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, गणित समझो, है ना। यहाँ पर अभी चल रहा है कौन सा? जून का महीना। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के एग्जाम या तो मार्च में हो जाते हैं, फिर मई में, सॉरी अप्रैल में हो जाते हैं, फिर मई में हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो जून के अंदर फाइनल ईयर के एग्जाम करवा रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका एग्जाम अप्रैल या जून में हुआ है ना, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी से जल्दी फ्री करते, सारे डॉक्यूमेंट फ्री करते ताकि बच्चे जॉब के लिए एलिजिबल रह पाए। तो यहाँ पे जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है ना, मैं मान के चलता हूँ कि 80 to 90% लोगों के हाथ में जून खत्म होते होते डिग्री हाथ में आ जाएगी, प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, कंप्लीट डिग्री की बात नहीं की जा रही, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। तो बाय द एंड ऑफ जून आपको मिल जाएगा। और जो एग्जाम की जो लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म फिल करने की डेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 7 जुलाई, 7 जुलाई,
8 जुलाई जून से आपके फॉर्म ओपन होने वाले हैं, 7 जुलाई को लास्ट डे, यानी कि जून के अंदर जब आपके पास प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी, इट मींस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द आरपीएससी एपीओ एग्जाम, जो लास्ट ईयर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसको लेके रिट भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर कर दी गई, इसीलिए ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी इससे क्या एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आगे वाली स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और चीजें हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आप देखो एज लिमिट क्या है, मिनिमम 21 ईयर, तो आप लॉ ग्रेजुएट हो तो एनी आप 21 के ऊपर तो हो जाओगे, मैक्सिमम 40 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST OBC MBC EWS मेल कैंडिडेट को 5 ईयर का, यानी कि जो मैक्सिमम एज हो सकती है इस कैटेगरी में किसी मेल कैंडिडेट की वो है 45। और इन्हीं कैटेगरीज के अंदर फीमेल की जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो है 50 ईयर्स, यानी कि 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी में फीमेल मेंबर्स को दिया गया 5 ईयर का रिलैक्सेशन, मेल को कोई भी रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में नहीं है। उसके अलावा विडो एंड डाइवोर्स वुमेन के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, यानी कि किसी भी एज की हो उस एग्जाम के अंदर वो अपियर हो सकती है। रजिस्ट्रेशन डेट मैंने बता दिए। प्री की जो टेंटेटिव डेट आरपीएससी के सामने से आई है वो है 2 सितंबर। मेंस की डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर मैं पूरी कैलकुलेशन लगाऊं तो मेंस की जो डेट होने वाली है वो आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ेगी दिसंबर के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दिसंबर तक के लिए आरपीएससी ने एपीओ के अलावा 2 और वैकेंसी को नोटिफाई कर दिया है, तो अब ऐसी सिचुएशन में उनका भी प्री होना है। तो अब आरपीएससी कभी भी नहीं चाहेगा कि एक ही मंथ के अंदर 2 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट की जाए, इसीलिए मेरा जो पूरा का पूरा गणित बोलता है वो ये बोलता है कि भाई दिसंबर तक तो आपको मेंस नहीं देना है, यानी कि सितंबर में आपका प्री हो जाएगा और 2 सितंबर को होगा, तो इसका मतलब कंप्लीट सितंबर, कंप्लीट अक्टूबर, कंप्लीट नवंबर, कंप्लीट दिसंबर, 4 महीने तो मतलब मैं मान के चलूँ कि शायद आपको मिल जाने चाहिए। लेकिन देखो आरपीएससी का मूड है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन लगाई है उसके हिसाब से आपको पूरा ये बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी कि भैया यहाँ पर आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस ही है। तो बहुत से बच्चों को इंटरव्यू से डर लगता है, कई लोगों को लगता है कि सर आरपीएससी का एग्जाम है तो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर कुछ धांधली तो नहीं हो जाएगी, तो सारा स्कोप ही हटा दिया, प्री दो मेंस दो काम खत्म, धांधली के सारे जो डाउट्स है एलिगेशन है खत्म कर दिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर अलग से प्रिपेयर करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है कि भाई आपको इस एग्जाम के लिए अपियर क्यों होना है, क्यों आपके लिए एपीओ का एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर हम क्यों अपियर हो, सरकारी वकील पता नहीं कहाँ कोने में फेंक देंगे, वकीलगिरी करके घूमेंगे वहां पे, जज भी नहीं बना रहे, जज बना के फेंको किसी कोने में तब तो फिर भी समझ में आता है जज साहब की रेपुटेशन है। यहाँ पे एपीओ करेंगे क्या, वकीली तो वकालत तो हम अपने होम टाउन में कर लेंगे, दिक्कत की बात क्या है। तो इसी तरीके की जो डाउट्स है ना, कि जब मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा ना, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। देखो सबसे पहले ये जो आपकी एपीओ की जो सर्विस है ना वो क्या है, हाईली सोशली रेस्पेक्टेड है। आपको लग रहा होगा कैसे, देखिए यहाँ पे जो हमारा जस्टिस सिस्टम होता है उसके अंदर जज के बाद जो सबसे ज्यादा पावर अगर आप देखोगे ना वो एपीओ आपके पास ही होती है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसिक्यूशन वो चला रहे हैं। तो कई लोगों के मन में ऐसा होता है ना कि यार जज भी बनना है, वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें, लेकिन मुझे जस्टिस सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो फिर भैया ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, वकील साहब के वकील साहब हो गए, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी में इज्जत है, गैजेटेड नौकरी है, सबसे बड़ी बात, घर वाले खुश हो जाएंगे, गैजेटेड नौकरी है ये, ऐसा नहीं कि नॉन गैजेटेड ऑफिसर में आओगे, प्रॉपर गैजेटेड ऑफिसर आप बनोगे। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर तो आपको अच्छी खासी इज्जत मिलने वाली है। दूसरा जो आपके सबसे बड़ा एसेंशियल जो पॉइंट होना चाहिए वो है कि भाई जुडिशियल सर्विसेज में अभी जो 3 ईयर मैंडेटरी रूल आ गया है, हालांकि उसका रिव्यू चल रहा है, वो सारी सिचुएशन आप इस जॉब के थ्रू टैकल कर लोगे। कैसे? देखो अगर मैं बोलता हूं कि आप कोई पीएसयू के अंदर एग्जाम क्रैक करके लग जाओ, आपका क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं होगा। किसी बैंक के अंदर आप लीगल ऑफिसर लग जाओ, क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं होगा। आप इन हाउस काउंसिल बन जाओ, होगा? नहीं होगा। तो यानी कि आप लिटिगेशन के अलावा अगर कुछ और कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर लो, तो आपका वो एक्सपीरियंस हो गया जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो फिर क्या फायदा निकला? नहीं कि आप फ्यूचर में अपने लिए जुडिशरी के सारे दरवाजे बंद कर रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर आप एपीओ बन जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ना सिर्फ लोअर जुडिशरी के लिए बल्कि आप जो एडीजे लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी एलिजिबल हो।
तो यानी कि आपको बेनिफिट है यहाँ पर। तो आपका जो एक जुडिशियल ऑफिसर बनने का जो सपना है ना, वो पूरा होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन खुला है। बाकी किसी दूसरी जॉब में तो आपके सामने ऑप्शन ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा कंसिडरेशन, पैसा। भैया आज की इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है। ज्ञान मिल जाएगा, जस्टिस को लेके सबको बोल दिया जाएगा कि भाई पैसा चाहे कम मिले लेकिन मन की शांति होनी चाहिए। भैया मन की शांति से समाज नहीं चलता है, घर नहीं चलता है, घर में गैस नहीं आती है। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, बहुत अच्छी सैलरी प्लस यू विल गेट पेड टू लर्न एडवोकेसी। क्योंकि देखो, अगर आप प्राइवेट लिटिगेशन करते हो, किसी सीनियर को ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग के 5 to 6 मंथ तो भूल जाओ कि आपको 1 रुपया भी मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट 5 to 6 मंथ यानी कि कंप्लीट आपका जब 1 ईयर हो जाएगा, तब भी आपके पास इतना पैसा नहीं आएगा कि आप पेट्रोल का खर्चा निकाल लो, है ना। कोर्ट आने जाने का जो खर्चा होगा ना, ऑफिस आने जाने का खर्चा, वो नहीं निकल पाएगा। उसके बाद शायद आपको कुछ ठीक ठाक सैलरी गुजारे लायक वो दे दे, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो पे ग्रेड है वो है 4200, बहुत अच्छा पे ग्रेड है। राजस्थान गवर्नमेंट के अगर मैं पे ग्रेड की बात करूँ तो बहुत अच्छा ही है। तो यहाँ पे आपको एडवोकेसी करने के लिए फर्स्ट डे से सैलरी मिलने वाली अच्छी खासी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट, जैसे मैंने बोला कि भैया जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, उसके अंदर जज के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट का, यानी कि हमारे एपीओ साहब का। क्योंकि पूरा प्रोसिक्यूशन वो चलाते हैं। अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के अंदर एकदम अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी तो फिर क्रिमिनल को सजा होगी ही होगी। यानी कि जितना सेटिस्फेक्शन एक जज को जस्टिस देते हुए लगता है, जितना सेटिस्फेक्शन को जजमेंट देते हुए फील होता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ मैंने किसी एक इंडिविजुअल की हेल्प की है, उनको जो फीलिंग आती है ना, वही फील आएगी आपको यहाँ पर जब आप अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करोगे। जब आपके इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन की वजह से एक क्रिमिनल जेल के पीछे जाएगा और एक विक्टिम को इंसाफ मिलेगा, तो आपको भी सेम फीलिंग आने वाली है। तो आप ये देखो ना, सैलरी अच्छी, आपको जस्टिस सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, जैसे जुडिशरी का तो एक्सपीरियंस है ही, इसके अलावा अगर आप एडवोकेट होते हुए जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है ना, सीनियर लेवल पर वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो अगर एंट्री लेवल पर भी अगर वो लोगों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन, तो वहां पर भी वो कुछ बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, 1 ईयर 2 ईयर। तो आप जितने भी एक्सपीरियंस उठा के देखोगे ना, किसी के अंदर भी ना लिटिगेशन वाला जो आपका एक्सपीरियंस है उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि आप इंडिया के अंदर अगर लीगल फील्ड से जुड़े हो और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अगर वहां पर या तो एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं जाएगा, और एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ना, तो कहीं पर भी लिटिगेशन के एक्सपीरियंस को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूड ही किया जाएगा। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर कि आप अपने लिए फ्यूचर में सभी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस को ओपन रखते हो, ताकि कल को अगर फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे करियर स्विच करना है, तो फिर आप वो कर सकते हो। वो आपके लिए बेनिफिट बात होगी अगर आप एपीओ के अंदर अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हो। इसके अलावा देखो, 5 तो वो चीजें हो गई जो हर किसी को इंपैक्ट करने वाली है और हर कोई इसको कंसिडर करेगा। एक और बोनस जो पॉइंट है यहाँ पे जिसको आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कई लोगों को सही नहीं लगे, लेकिन जो बोनस पॉइंट है ना, वो ये है वकील साहब। देखा ना सोशल मीडिया पे इतनी सारी रिलीज चल रही है आजकल, वकील साहब ये करवा देते, वकील साहब। तो अगर कल को अगर आप वहां पे टीचिंग करते हो लीगल फील्ड में, वो टैग हट गया आपके पास। आप इन हाउस काउंसिल ज्वाइन कर लेते हो, टैग हट गया। पीएससी को ज्वाइन करते हो, टैग हट गया। मतलब आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करोगे, टैग हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब एपीओ बनोगे ना, तो वकील साहब का टैग आपके ऊपर अभी भी रहेगा। जो आप रील देखते हो ना वकील साहब की, उसमें आप इंक्लूडेड रहोगे। बाकी किसी भी दूसरी जॉब का अगर ज्वाइन करते हो तो वहां एक्सक्लूड हो, फिर वकील साहब नहीं हो आप। वो जो ऑरा है आजकल जो चल रहा है ना, ऑरा, जो वकील साहब का जो ऑरा है, वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो आप देख लो, ये 5 तो बोनस पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप अपने फैमिली वालों को दिखाओ, वो खुश, और वकील साहब का पॉइंट आप खुद के लिए रख लो। तो यानी कि एपीओ की जो नौकरी है ना, ये मान लो 5 उंगलियां आपकी घी में रहने वाली है। तो इसलिए इस वैकेंसी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब यहां पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं सिलेबस का। वो क्यों? वो इसीलिए कि यहां पर प्री और मेंस का सिलेबस थोड़ा अलग अलग है। प्री में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजें पूछी गई है और मेंस में वो सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया गया है। यहां पर अब देखो, आपको
टेबल दिख जाएगा। सबसे पहले मैं आईपीसी यानी कि जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसका सिलेबस डिस्कस करें। आप देखो ये सिलेबस अभी ऑफिशियली आरपीसी की साइड से नहीं आया है, ये सिलेबस जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, बट हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि एज इट इज यही सिलेबस रखा जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर मैं प्री की बात करूं, वहां पे टोटल 6 टॉपिक्स आपके सामने आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, जर्नल एक्सप्लेनेशन, जर्नल एक्सेप्शन, जॉइंट लाइबिलिटी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, देन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आपका प्री का सिलेबस है। अब मेंस के अंदर क्या है ना, ये 6 टॉपिक तो है ही है, यानी कि जो प्री में पढ़ रहे हो मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन मेंस में ये टोटल 12 आपको एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये 12 एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता हूं आपके लिए एविडेंस एक्ट, तो एविडेंस एक्ट के लिए प्री में सिर्फ ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं, लेकिन मेंस के लिए इन 3 टॉपिक के साथ साथ आपको ये 7 टॉपिक और कवर करने हैं। अब देखो यहाँ पे एविडेंस एक्ट में कितना सही किया गया है कि यहाँ पे जो ये सेक्शन स्किप किए गए ना 12 से लेकर 23 तक, वो सारे प्रोविजन डील करते हैं सिविल प्रोसीडिंग से, इसीलिए उन सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया है। अब यहां पर आप देख रहे हो कंप्लीट डिटेल सिलेबस मेंस का है। सीआरपीसी की बात करूं, प्री के अंदर 9 टॉपिक्स आ रहे हैं, वहीं पर मेंस के अंदर इन 9 टॉपिक के अलावा यहां पे आप देखो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, टोटल 23, यानी कि 9 + 23 यानी इज इक्वल टू कितना हुआ 32 टॉपिक्स आपके सीआरपीसी से। इसी तरीके से माइनर की अगर मैं बात करूं एसटी एससी एक्ट के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, प्री के अंदर सिर्फ 2 सेक्शन है, मेंस के अंदर आपके लिए 2 सेक्शन प्लस चैप्टर 4 आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सॉरी एसटीएससी हो गया, ओके सॉरी, ये भी सिलेबस का पार्ट है, सेक्शन 1 and 2, देन सेक्शन 3 to 9, यानी 1 to 9 सारे सेक्शन आने वाले हैं। यहां पर चैप्टर 5 आने वाला है, सेक्शन 14, 15 जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, देन चैप्टर 4, देन चैप्टर 5। ओके आई थिंक यहाँ पर कुछ ओके 4 है, ठीक है, ये आपका सिलेबस होने वाला है। इसी तरीके से सारा सिलेबस आपको ही मिल जाएगा। हाँ, ये जो फाइल्स है ये हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, ताकि आप खुद से भी इन चीजों को एनालाइज कर पाओ। देखो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है, तो आप वो जो कंटेंट है या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है sarthiinstituteoflaw.com, वहां पर जाइए, वहां पर भी आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो सिलेबस आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा किस तरीके से प्री और मेंस के अंदर बाइफिकेशन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं जो आपके लिए जरूरी है, कि लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस, कि क्या हुआ था लास्ट ईयर ऐसा जिसको ध्यान में रखते हो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो काम आएगा आएगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही खासियत होती है कि हर एग्जाम स्पेशल है, हर एग्जाम की अप्रोच अलग है, और उसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। और किसी भी एग्जाम की अगर आपको अप्रोच क्रैक करनी ना, तो सबसे पहले उठाओ उसके पीवाईक्यूज, वहां से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अब अगर मैं लास्ट जो एपीओ की जो वैकेंसी आई थी, अगर उस पेपर का आपको एनालिसिस दूं, तो देखो यहाँ पर इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल 16, इंडियन एविडेंस एक्ट 10, सीआरपीसी 15, एससी एसटी एक्ट 3, देन आर्म्स एक्ट 5, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 5, एक्साइज एक्ट 5, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 2, पॉक्सो 5, फिर ये 2 एग्जामिनेशन वाले जो 2 एक्ट हो गए 2 and 2। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर है। अब देखो यहां पर जैसे आपने एनालिसिस किया ना, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। कैसे? देखो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूं। देखो ये समझो आप, यहां पर आईपीसी की अगर मैं बात करता हूं, आईपीसी से आपसे टोटल 16 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। इस पूरी लिस्ट में हाईएस्ट आईपीसी से क्वेश्चन पूछेंगे 1 नंबर पे। अब देखो इस सिलेबस के अंदर आप 2 चीजें और ऐड कर लो। फर्स्ट चीज 15 मार्क्स इंग्लिश के, 15 मार्क्स हिंदी के। ओके, तो देखो हाईएस्ट किससे क्वेश्चन पूछेंगे? आईपीसी। उसके बाद आप यहां पर वेटेज दे सकते हो किसको? इंग्लिश को सेकंड, और इसको भी सेकंड, और सीआरपीसी को भी सेकंड। तो अगर मैं यहां पर टोटल कैलकुलेशन यहां पर लगाता हूं, तो देखो 15 15 15 और इसको भी एक बार के लिए 15 मान ले, 60 और 1 के लिए 61, टोटल 61 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। आई थिंक ये विजिबल होना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूं। देखो यहां पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से देखो 61 जो आपके क्वेश्चन है वो तो 1 2 3 4 चीजों से खत्म हो गए। यानी कि एग्जाम के अंदर अगर आपने इस पूरे बड़े सिलेबस को छोड़ के 4 चीजों पे फोकस कर लिया,
तो आपका काम वैसे हो गया, 61 क्वेश्चन आपने वैसे कर लिए, एविडेंस एक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइफरकेट करो। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप इनको छोड़ दो, है ना, इनको छोड़ देते हो तो आपके कितने में 71 मार्क का पेपर तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 71 मार्क का। अब इसमें भी छाट लो, छोटी छोटी चीजें देखो। आपने अपने आरजीएस के एग्जाम के लिए अगर आप रिपीटर हो तो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत छोटा एक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 2 मार्क्स आपके यहां से आ गए। पोक्सो आरजीएस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 5 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए। और अगर मैं इस पूरी लिस्ट में से देखूं तो जेजे भी पढ़ी लो ना, क्यों छोड़ रहे हो, ये भी तो आरजीएस का है। तो यानी कि आरजीएस से ये क्वेश्चन फिर से आ गए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आरजीएस का सिलेबस आप छोड़ दो कि एपीयू की भी वैकेंसी है, आरजीएस का भी सिलेबस अगर मैं कवर करना चाहूं तो देखो इसमें आप 5 5 10 और 2 12 मार्क्स और ऐड कर लो इसके अंदर। तो यानी कि भैया 83 मार्क्स का जो पेपर है ना वो तो आरजीएस का था, तो ये एपीयू का पेपर नहीं है, ये आरजीएस का ही मिनी वर्जन है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भी अगर मैं प्री की बात करूं तो वही टॉपिक है जो आरजीएस के, हाँ बल्कि आरजीएस से रिड्यूस और कर दिए गए टॉपिक्स को। तो अगर मैं बोलता हूं ना कि जो आपका एपीयू का पेपर है ये मिनी आरजीएस है, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस देख के समझ में आ गया कि ये तो कहने के लिए ये 2 3 4 एक डाल दिए ताकि लोगों को ना लगे कि कॉपी पेस्ट कर दिया सिलेबस। बाकी तो ये पूरा का पूरा आप आरजीएस का सिलेबस पढ़ने वाले हो एक मिनी वर्जन के अंदर, ओके। तो इस तरीके से अगर आप आरजीएस के ऊपर भी फोकस कर दो तो 83 मार्क्स का तो आपका पेपर वैसे ही कवर हो रहा है। और जो आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री के लिए आईपीसी एविडेंस सीआरपी से पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना सिलेबस कितना सा है, प्री का सिलेबस है इतना सा चुन्नू सा सिलेबस है। तो मतलब कि जो आरजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको तो प्री छोड़ो, सीधे तैयारी करनी चाहिए मेंस की। और अगर आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया फिर आप आरजीएस में भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि अगर आपको आरजीएस की प्रिपरेशन करने के बाद भी आप मतलब रिपीटर हो आरजीएस के, उसके बाद भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं प्री को छोड़ के सीधी मेंस की तैयारी करूं, मतलब आपकी आरजीएस की प्रिपरेशन में गड़बड़ चल रही है, वहां पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। हाँ ये कर लो कि जब आपका 2 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उससे 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा, स्पेशली फोकस कर लो प्री के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम में कुछ गड़बड़ ना करो, टाइम आपका मैनेज हो पाए। तो ये प्रैक्टिस आप लास्ट के 15 डेज या 1 मंथ कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आज के दिन अगर आप आरजीएस के एस्पिरेंट हो, जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, तो आपको सीधे सोचना चाहिए मेंस के लिए, प्री को तो भूल जाओ, अरे ये तो मेरा क्लियर हो रहा है। अब और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो आपको और भी आगे चीज मिलने वाली है, वो भी मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कट ऑफ देखो, कट ऑफ यहां पर कितनी जा रही है। अगर मैं सीधे सीधे कंपेयर करूं जनरल कैटेगरी की 71 कट ऑफ है भाई, आ गई आरजीएस वाली बात, है ना। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं, वही ओबीसी आसपास घूम रहे हैं आरजीएस के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये भी आसपास घूम रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आरजीएस का मिनी वर्जन। अब आप बोलोगे कि सर जनरल कैटेगरी की 71.67 गई है, वो भी कब, जब नेगेटिव मार्किंग है। आरजीएस में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, प्लस ही प्लस है, वहां पे गलत हो गए तो नंबर नहीं कटेगा। तो फिर इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, यानी कि ये तो आरजीएस से भी डिफिकल्ट पेपर, मतलब कंपटीशन है इसके अंदर। नहीं, अगर आप लास्ट ईयर का एग्जाम देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि भैया ये 71 भी कम गई है कट ऑफ। वो क्यों, अब मैं आपको एक स्लाइड पीछे लेके जाता हूं। वो कैसे, देखो यहां पर देखो, ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आईपीसी के पेपर का किया है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन 5, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन 2, सेक्शन इलस्ट्रेशन 6, जजमेंट बेस्ड 2। अब गणित समझो, मैं पूरा गणित समझा रहा हूं आपको इस वीडियो के अंदर, अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन बेस्ड यानी कि आपसे पूछ लिया भैया थेफ्ट कहां पर डिफाइंड है, ये पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया मर्डर के लिए पनिशमेंट कहां डिफाइंड दिया हुआ है, सेक्शन 302, वो कोई याद करने वाली बात है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया एक्सटोर्शन कहां है, रॉबरी कहां है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहां है, ये चीजें कहां है, ये पूछी जा रही है।
तो यानी कि जो आपसे टोटल आईपीसी का पेपर पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन तो कहाँ रह गए, सेक्शन। यानी कि अगर मैं आईपीसी को डायरेक्ट को ओपन भी ना करूं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पढ़ लूं, तो भैया 5 क्वेश्चन तो मेरे फिर भी सही हो रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाल लिया, आईपीसी के देखो इलस्ट्रेशन सबको मजेदार लगते हैं, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी की जेब काट रहा है ना, कोई किसी घर के सामने कूड़ा कचरा फेंक रहा है, कोई पानी के अंदर दारू मिला रहा है, कोई दवाई के अंदर कुछ और चीज मिला रहा है, तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। तो आईपीसी के इलस्ट्रेशन सबको मजेदार लगते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ सेक्शन छोड़ो, आपने उन इलस्ट्रेशन को भी रीड कर लिया ना, बस सेक्शन नंबर देखो, इलस्ट्रेशन रीड करो, तो आपने 6 क्वेश्चन और कर लिए, यानी कि 6 और 5 11 क्वेश्चन तो आपने बेर मिनिमम एफर्ट डाल के कर लिया। चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, अरे रिलेशनशिप में बेर मिनिमम एफर्ट डाल दो वही काफी, अरे ये तो बेर मिनिमम एफर्ट है, तो वैसे ये बेर मिनिमम एफर्ट है। इंडेक्स पढ़ना कोई बड़ी बात है क्या? और जिस चीज में आपको मजा आ रहा है, खून खराबे में मजा आ रहा है, वो कोई पढ़ना बड़ी बात है? नहीं। हो गए 11 क्वेश्चन। अब प्रोविजन बेस्ड, यानी कि आपसे पूछ लिया कि भैया मर्डर के एसेंशियल क्या है, थेफ्ट के एसेंशियल क्या है, एक्सटॉर्शन के एसेंशियल क्या है, वो पूछ लिया। तो वो कितने, 2 ही क्वेश्चन है वो, और पूछ ही नहीं रहे, और जजमेंट 2। अब ये जो जजमेंट में 2 क्वेश्चन है ना, या तो वो इतने इजी होंगे कि दोनों के दोनों आप सॉल्व कर दोगे, है ना, या फिर एक इजी होगा एक डिफिकल्ट होगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर आप इस पोर्शन को भूल जाओ कि ऐसा कुछ है, तो भूल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 जजमेंट ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई। और आपने अगर थोड़ी भी मेहनत की होगी ना, तो इन 2 में से एक जजमेंट तो आपको आता ही आता होगा, हो ही नहीं सकता कि इन 2 में से एक जजमेंट आपको ना आए। तो बचा क्या, एक ही तो जजमेंट बचा। और ये जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो बेर मिनिमम पे करने वाले हो, बेर मिनिमम। और प्रोविजन बेस्ड 2 क्वेश्चन है, बस सेक्शन को रीड किया। तो ये भी मैं बोलता हूं आईपीसी जुडिशरी के लिए आप पढ़ रहे हो, तो 2 में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली करोगे, बल्कि मैं बोलता हूं 2 के 2 करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ये कट ऑफ अभी आपने देखी ना अपनी आंखों के सामने, और आप घबरा गए कि अरे सर नेगेटिव मार्किंग में भी इतनी कट ऑफ आ रही है, तो ये हाँ, तो ये जो नेगेटिव मार्किंग में कट ऑफ है ना, अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये भी कम है। भैया जब आपसे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पूछा जा रहा है, इलस्ट्रेशन पूछे जा रहे हैं, तो काहे की ये ज्यादा है, कम ही है ये। और पिछली बार तो देखो 181 वैकेंसीज थी, ठीक है, इस बार कितनी है 371, वैकेंसीज भी तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो कट ऑफ और नीचे जाने के चांसेस हैं। तो इसीलिए प्री के लिए इतना ज्यादा घबराना नहीं है आपको। प्री के लिए उन्हीं लोगों को घबराना चाहिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, डिलीवर की पढ़ाई है, और अब वो सोचे कि एपीओ क्रैक कर लें, तो फिर वो पहले एपीओ के प्री पर फोकस करो। अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेंस के लिए प्रिपेयर करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कट ऑफ वाला मैटर समझ में आ गया। अब ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है, इसके अलावा जस्ट सेकेंड, हाँ ये मैंने आपको बता दिया था सब कुछ। अब अपन चलते हैं ये चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि सर हम पढ़े कैसे, तो आई थिंक जो मैंने आईपीसी का ओवरव्यू दिया, ओवरऑल पेपर का ओवरव्यू दिया, आपको मोटी मोटी चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, कोई हो जो आपकी प्रिपरेशन को चेक कर पाए, आपको सही से रास्ता दिखा पाए। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना करेक्ट गाइडेंस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस नहीं है ना, तो 371 छोड़ो, 500 1000 वैकेंसी भी आ गई ना, तब भी आप भीड़ के साथ बाहर ही निकलोगे। तो करेक्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि हम आपको करेक्टली गाइड कर पाएंगे, आपने कभी हमारे बारे में किसी से रिव्यू सुने हो, आपकी किसी फ्रेंड ने पहले हमारे साथ कभी एसोसिएट रहे हो किसी भी कोर्स में, तो आपको रियलाइज होगा कि सबसे पहली चीज जो मैं अभी चीजें बोलने वाला हूं वो हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि वो आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। जब से हमने हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, एक ही हमारा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों, जस्ट सेकंड, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प करना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो आपको कमिटमेंट देते हैं वो हमेशा 100% फुलफिल करते हैं, बल्कि उसके एडिशन में देते हैं। अब एडिशन वाली चीजों को हम कमिट क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, कि बैच की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके ऊपर वो हम एडिशनल एफर्ट मारते हैं। तो हमारे एडिशनल एफर्ट डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। इसीलिए हम जो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट है उनको पहले कमिट नहीं करते हैं, पहले डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन जो आपको मिलेगा हमारे यहाँ पर वो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ।
सबसे पहले देखो जो हमारी पढ़ाने वाली अप्रोच होगी, जैसे मैंने बोला हर एग्जाम की अप्रोच अलग है, बोलते ना हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही हर एग्जाम की अप्रोच अलग है। एक्ट्स है में देखो, आरजीएस में भी आपको वही एक्ट्स पढ़ने, एपीओ में भी आप वही एक्ट्स पढ़ रहे हो, कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है उसके लिए आप पढ़ रहे हो, यूजीसी नेट हो रहा है उसके लिए एक्ट्स पढ़ रहे हो। तो फिर आपको लगना चाहिए यार जब मैंने एक एग्जाम के लिए पढ़ लिया, सेम चीजें पढ़ रहा हूं, तो बार बार क्यों मैं पढ़ूं? नहीं, एग्जाम अलग है, अप्रोच अलग होनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट अलग आएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपको कोई दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पे अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। और ये तो मैंने बस आपको ट्रेलर दिखाया था कि कैसे हमने आईपीसी को बाइफिकेट किया है। इसके बाद हम बाइफिकेशन देखेंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हम आपको इतना माइन्यूट डिटेल में लेके जाएंगे कि आपको एग्जाम आने से पहले ही पता होगा कि यार 70% पेपर तो यहां से आ रहा है, सर ने पहले ही बता दिया था। तो यहां पर हम इस तरीके से तैयारी करवाएंगे आपकी, माइन्यूट से माइन्यूट चीज। इस सेक्शन में से भी ये 5 में से ये 2 पॉइंट है जिससे आपको एग्जामिनर घुमाएगा, क्योंकि यहां पर आपको एज एग्जामिनर सोचना है कि इस सेक्शन में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व करोगे। तो हम पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच के साथ ये पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। भैया जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है ना, कल जब आप आओगे क्लास के अंदर तो सबसे पहले उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो आपने उस दिन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई बहाना तो नहीं मार दिया? भैया बारिश का मौसम होने वाला है जून जुलाई में, आप बोलोगे अरे सर आज तो नाहरगढ़ घूमने चले गए, आज कहीं और घूमने चले गए, थोड़ा सा आसपास पुष्कर चले गए, मौसम अच्छा था। कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो वो डेली चेक होगा। आपको खुद को फील होगी यार अगर मैंने एक दिन भी छुट्टी कर ली तो क्लास में बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए डेली एमसीक्यू, डेली प्रैक्टिस। हमें भी पता रहे कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चे को भी पता रहे कि हमारी गाइडेंस उसे हेल्प कर रही है नहीं कर रही, क्या है सब कुछ ये होगा। उसके बाद डेली मेंस आंसर राइटिंग। देखो जैसे मैंने बोला ना, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो आपके लिए प्री तो कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल 10 to 15 क्लासेस के बाद क्या करने वाले, मेंस की तैयारी भी आपकी धीरे धीरे स्टार्ट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ, धीरे धीरे डेली एक एक क्वेश्चन आपसे मेंस के आंसर राइटिंग करवाएंगे। क्या होगा, क्योंकि देखो एमसीक्यू के अंदर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, टिक करना है और वहां गोला भरना है, यही तो करना है। लेकिन मेंस में क्या होता है, सब कुछ आपको लिखना है, तो वहां पर गड़बड़ ना हो। इसीलिए मेंस की जो प्रैक्टिस है ना वो चलती भी लंबे टाइम तक है। प्री की प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बोला, लास्ट के 15 दिन या महीना भर, खींच के महीना भर आप वो एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। मेंस के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं ऐसा, मेंस के लिए तो बल्कि अगर आप आज से भी तैयारी चालू कर दो ना तो ही बेटर है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपसे डेली के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और धीरे धीरे वो ग्राफ बढ़ेगा। डेली क्वेश्चन होंगे और फिर आपको डेली आंसर शीट चेक होकर मिलेगी। ये चीज मैं आपको गारंटी से आज लिख के बोल रहा हूं। ये YouTube पर वीडियो आप देख रहे हो, रिकॉर्डेड रहेगा, मैं आपको आज ही बोल रहा हूं, ये फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है कि डेली पेपर हो रहे हैं, डेली चेक हो रहे हो। और चेक कौन कर रहा है, हम टीचर्स। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई दूसरा स्टूडेंट है वो भी आपके साथ बैठ के एपीओ एस्पिरेंट ही और वही आपकी कॉपी चेक कर रहा, नहीं। एज अ टीचर हमें पता है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से बच्चे को आंसर लिखने होते हैं, कैसे बच्चे को रिव्यू देना है। तो यहाँ पर कॉपीज टीचर ही चेक करेंगे, कोई आउटसाइडर, कोई करंट एस्पिरेंट चेक नहीं करेगा। और फिर आपको डेली आंसर शीट जब चेक होकर मिलेगी ना, तब आप डेली प्रोग्रेस अपनी क्या कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे कि अच्छा मैंने कल लिखने में गलती की थी, आज अच्छा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लोली इंप्रूव हो रही है, अच्छा मुझे प्रोविजंस याद हो रहे हैं, अच्छा मैं सेक्शन नंबर याद कर पा रहा हूँ, अच्छा मुझे जजमेंट्स याद हो रहे हैं। तो ये कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और जैसे मैंने बोला, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, कोई भी आपको इस तरीके से डेली टेस्ट करवाना, मेंस के, प्री कोई बड़ी बात नहीं है। प्री आप डेली क्या बोलो, मैं बोलता हूँ आपको हर 2 घंटे में एक एमसीक्यू टेस्ट करवा दिया जाएगा आपका। क्योंकि एमसीक्यू करवाने में क्या है, मेंस में होता है जब आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाए, आपकी कॉपीज चेक हो, डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के उसको रिव्यू दिए जाए, तब जाके होता है। एक एक कॉपी चेक करने में ना आधा 1 घंटा जाता है, तो वो काम होगा आपके लिए डेली। उसके बाद आप ये देख लो कि कोड वर्ड्स में, मतलब होता है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोड्स के थ्रू एक्ट्स याद करने देंगे, इतने सारे एक्ट्स हैं, कंफ्यूजिंग है, सभी के अंदर सेक्शन नंबर सेम है लेकिन अंदर क्या है वो अलग है, तो इसका सेक्शन उसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको कोड्स के साथ प्रिपरेशन करवाई जाएगी ताकि आप एक्ट्स को बहुत अच्छे से याद कर पाओ। मेजर
तो चलो मेजर में भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से आपको मेजर याद ना भी करवा पाए तो एटलीस्ट मेजर एक्ट्स के जो मेजर पोर्शन है वो याद करवा दें, और जो माइनर है वो तो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर आप हमारे पास आ गए ना तो माइनर एक्ट की तो मैं गारंटी ले रहा हूं हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो। इस तरीके से आपको याद करवाया जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने बोला अभी आपको दिखाया था प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है, तो देखो प्री होने के बाद मेंस की तैयारी नहीं होगी, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अभी से आपको मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे मैंने बोला ना डेली मेंस के आंसर राइटिंग भी होगी, साथ में जो आपका मेंस का सिलेबस है वो भी साथ के साथ कवर होता रहेगा। हाँ, पहले हम फोकस करेंगे प्री के ऊपर, जब प्री का पोर्शन हो जाएगा फिर हम मेंस का पोर्शन उठाएंगे ताकि आप उस तरीके से पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। तो ये रहने वाली है हमारी पूरी अप्रोच। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और इस तरीके से सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। और देखो मैं कोई यहां पर आपको बेवकूफ बना के बैच के अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यहां पर जैसे मैंने बोला ना, आप किसी भी एक स्टूडेंट से हमारा रिव्यू ले सकते हैं। जो चीज हम बोलते हैं वो जरूर करते हैं, और जो नहीं बोलते कोशिश करते हैं कि वो भी कर दे ताकि आपका भला हो जाए, है ना। तो यहां पर अगर हमने बोला कि ये चीजें होगी तो होगी। उसके अलावा एक और चीज का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, वो प्रॉमिस ये है कि हम यहाँ पर 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि हमारे बैच के अंदर भी एक मिनी बैच होगा। उस मिनी बैच में जो 10 बच्चे होंगे ना, हर 10 बच्चे पर एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। वो मेंटर क्या करेगा, उन बच्चों की ग्रोथ शीट बनाएगा। इसने ये वाला टेस्ट दिया कि नहीं दिया, कितने मार्क्स स्कोर किए, क्या उसके अंदर स्पेशल रिमार्क है। मेंस के आंसर राइटिंग है तो क्या उसकी राइटिंग खराब है, क्या सेंटेंस फ्रेमिंग खराब है, क्या आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर खराब है, जजमेंट्स याद नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, वो पूरी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। मेंटर के पास वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी हर एक बच्चे की इंडिविजुअल। क्योंकि देखिए हमारे लिए जो हमारे स्टूडेंट्स है वो भीड़ नहीं है। बहुत सी जगह होता है कि बच्चों को भीड़ का हिस्सा माना जाता है, एक बार फीस दे दो उसके बाद जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप पढ़ लो, समझ में आता है ठीक, नहीं समझ में आता है तुम देख लो, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम्हारी फोटो हम चिपका देंगे पोस्टर पे। नहीं, यहाँ पर जब आप हमारे पास आ रहे हो ना तो हर एक इंडिविजुअल बच्चा हमारे लिए एक इंडिविजुअल ही है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम कभी भी हमारे स्टूडेंट्स को भीड़ का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पे भी किसी भी तरीके से भीड़ का हिस्सा ना बने। कहीं और जाओ और वहां पे फिर आपको इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। यहाँ पर आपको हर एक इंडिविजुअल की, जो मैंने बोला ना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दिया जाएगा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी बच्चे को सेक्शन याद हो जाते हैं जल्दी, किसी को जजमेंट याद हो जाते हैं, किसी को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर याद होता है, अंदर याद नहीं होता। तो किस तरीके से हमको किस बच्चे को टैकल करना है, किस बच्चे की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये वो मेंटर बताएंगे आपको। तो इस तरीके से आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो हमारी फैसिलिटीज को उतना आप करो। अगर आप एक स्टेप लोगे हम आपको 2 स्टेप और एक्स्ट्रा लेने के लिए मोटिवेट करेंगे, और जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत हम करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से पूरा प्रोग्राम करके सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो अगर आपको लगता है ना कि हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, और हमारी जो अप्रोच है इस तरीके से, और जिस तरीके से मैंने आपको बस एक छोटा सा सैंपल दिया कि हमने आईपीसी को किस तरीके से डिवाइड किया है, इसके बाद इसके मिनी वर्जन भी आएंगे, ठीक है, कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सारा बाइफिकेशन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तभी जो हमने बोला ना पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम की अप्रोच हम यहाँ पर रखने वाले हैं, वो ऐसे होगा। तो अगर आपको भी लगता है ना कि ये अप्रोच आपके लिए ठीक है, ये अप्रोच आपको हेल्प करेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। ओके, 4 तारीख से ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज 3 तारीख को एक ओरिएंटेशन क्लास थी जो हमने आपको यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। 4 तारीख से हम फाइनली क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर फिर हम धीरे धीरे माइनर एक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे हम धीरे धीरे आपका वर्कलोड बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब आपकी क्लासेस कैसे चलेगी, देखो क्लासेस जो चलेंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने का समय, उसमें भी मैं लास्ट के 15 दिन तो निकाल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट के 15 से 20 दिन निकाल रहा हूँ कि भैया वो तो आपको डेडिकेटली सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चाहिए। और बीच में 4 से 5 दिन मैं निकाल रहा हूँ कि भाई किस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं किया, कुछ भी हुआ, कुछ भी इशू क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से हम रफली मान के चलते हैं तो 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 5 दिन आपके पास है। ओके, इस 2 महीने में आपका सिलेबस कवर करवाना है, तो क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी। एक ही समय पर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स की 2-2 घंटे की क्लास चलेगी। टोटल 4 आवर्स की आपकी लॉ की क्लासेस होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज की क्लासेस भी आप हमारे पास ही अवेल करें, तो यहाँ पर आपके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा।
वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और जिस तरीके से आपको लॉ में गाइड किया जाएगा वैसे ही हिंदी एंड इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मैं फैकल्टी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो जो लैंग्वेज वाली जो फैकल्टी होने वाली है, इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारी कोचिंग के अंदर चेतन राजपुरोहित सर, जो ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट के साथ प्रीवियसली भी अटैच रह चुके हैं। उनको बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इवन बच्चों ने ही हमें बोला था कि सर प्लीज़ चेतन सर को लेके आइए, चेतन सर से हमें इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर उनकी डेमो क्लासेस देखी थी। हमने उनसे कांटेक्ट किया और फिर वो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जो है अटैच हुए थे। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो हिंदी के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी, जिनको जयपुर में हर बच्चा जानता है, हर जुडिशियरी एस्पिरेंट जानता है, उनको हम लेके आने वाले हैं। रामकिशोर शर्मा सर, वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे और वो भी उसी अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे जिस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फैकल्टीज के लिए किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको छोटा सा भी इश्यू आएगा तो हम इसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। लेकिन देखिए, एफर्ट आपको डालना है। जितने एफर्ट आप डालोगे उससे ज़्यादा एफर्ट हम डालेंगे, फिर हम जितने एफर्ट डालेंगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना लेवल अप करो। तो ये कंपटीशन चलेगा आपके और हमारे बीच में कि आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हम ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, और इसी तरीके से आप एग्जाम क्रैक करोगे। तो ये थी सारी डिटेल्स एपीओ एग्जाम को लेके, उसकी अप्रोच को लेके, ठीक है, हमारे प्रोग्राम को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपके मन में होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन कर रहे हैं एपीओ वाला, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको हमारे कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, आप उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे बैच को लेके जो भी आपके डाउट है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस इसके अंदर भी अवेलेबल रहेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। आप चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या फिर ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स रहेंगे सभी को रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। किस दिन क्लास मिस हो गई है, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो, और वो रिकॉर्डेड क्लासेस टिल द फाइनल एग्जाम अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद हटा दी, 3 दिन बाद हटा दी, नहीं, जितनी बार देखना चाहो उन क्लासेस को देखो, जितना रिवाइज करना चाहो देखो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो इसीलिए फाइनली वन लास्ट टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए इस नंबर पर और अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए हमसे। सो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आप एपीयू के लिए मन लगा के, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और आई होप एंड आई रियली विश कि हर बच्चा एग्जाम क्लियर करे। अब देखिए वैसे पॉसिबल नहीं है, बट आई सिंसियरली विश कि जो बच्चे सिंसियर है, जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉर्म भरे जाएंगे 1 लाख के आसपास, 1 लाख भी नहीं तो 60-70 हज़ार तो भरे जाएंगे, वैकेंसी 371। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी की जॉब लग जाए, लेकिन आई सिंसियरली हो कि जो बच्चे मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मैक्सिमम एफर्ट्स डाले हैं, हार्डवर्क बहुत अच्छा से किया है, तो उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिले। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एपीओ प्रिपरेशन एज वेल एज योर एपीओ एग्जाम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ विद मोर गाइडेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।